नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बजट सत्र में अब संसद में इस समय जबरदस्त गहमागहमी चल रही है। फिलहाल विपक्ष वॉकआउट कर गया है। बजट पर चर्चा के दौरान वहां महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग हो रही है और विपक्ष की ओर से इसके अलावा अयोध्या में जिस तरह की जो घटना सामने आई है दरिंदगी की, उसको लेकर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से जबरदस्त हंगामा चल रहा है और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है लोकसभा से। तो लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जिस तरह की गहमागहमी दिखाई पड़ रही है, उससे संसद के चलने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दूसरी ओर बजट का असर एक बार फिर शेयर मार्केट पर भी दिखाई पड़ रहा है और आज यानी सोमवार को भी शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बजट को आम आदमी को इसके लिए फायदेमंद बताने की कोशिश हो रही है, खास तौर पर जब जो टैक्स स्लैब की दरें जो निर्धारित की गई हैं उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट बजट सत्र के समय से लेकर और अब तक लगातार गिरावट में बना हुआ है, उसको देखते हुए बाजार पर उसके असर को देखा जा सकता है और समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी तमाम खबरें हैं और महाकुंभ को लेकर जिस तरह से वहां हादसा हुआ, हालांकि आज बसंत पंचमी का स्नान है, वहां पर शाही स्नान इस समय हो रहा है, लेकिन कुंभ पर हादसे, कुंभ जो मौनी अमावस्या के दिन वहां हादसा हुआ, उस पर चर्चा की मांग, स्पष्टीकरण की मांग यह संसद हो रही है। इसलिए हो रही है कि लगातार खबरें वहां से आ रही हैं कि जो मृतकों की संख्या है या फिर जो हादसे की जो भयावहता है उसको बहुत कमतर करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो संसद में उस पर चर्चा की मांग हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर संसद में गहमागहमी है। इसके अलावा अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार की घटना आई और उसकी जान लेने की घटना आई, उसको लेकर भी संसद में हंगामा हो रहा है। एक बार संसद में लोकसभा की तस्वीरें हम देखेंगे किस तरह से वहां हंगामे की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से महाकुंभ का मुद्दा, उसको ये पहले से ही लग रहा था, बजट सत्र की शुरुआत से पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी लोकसभा अध्यक्ष ने, तभी ये पता लग गया था कि महाकुंभ हादसा इस बार के सत्र में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि महाकुंभ अभी चल रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वहां घटना को जो उसकी भयावहता है, जिस तरह से वहां तमाम लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं, उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश हो रही है और यहां तक कि मीडिया को भी धमकाने की कोशिशें वो साफ दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, मीडिया को धमकाने की कोशिशें भी साफ दिखाई पड़ रही हैं और आज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है और लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है और विपक्ष जो है लगातार नारेबाजी कर रहा है और महाकुंभ पर जो भगदड़ हुई है उस पर चर्चा की विपक्ष मांग कर रहा है। लेकिन स्पीकर ने इसको ठुकरा दिया है और स्पीकर जो है वो उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहा है। तो अभी महाकुंभ पर देखते हैं कि और आगे क्या होता है। लेकिन राज्यसभा से पूरा विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया है और लोकसभा में जो चल रहा है हंगामा, नारेबाजी चल रही है, उसको हम लोग एक बार देख भी सकते हैं। बिल्कुल, तो राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया है इन्हीं मुद्दों पर और लोकसभा में भी इसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि महाकुंभ हादसे पर स्पष्टीकरण दे सरकार और वहां पर जो घटना हुई है उसका ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि पूरी घटना की तमाम चीजों को, घटना से जुड़ी हुई उन चीजों को छिपाने की कोशिश हो रही है और यहां तक कि मीडिया को भी वहां धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। तो एक बार रुक करते हैं लोकसभा का। लोकसभा में कार्यवाही जरूर चल रही है, कार्यवाही इस समय, लेकिन वहां पर विपक्ष की नाराजगी देखने को साफ तौर पर मिल रही है। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। प्रश्न संख्या 10। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा के पटल पर रखो। अभी पूछो, अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हाशिए पर पड़े समुदायों, दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव
2025 के लिए मंत्रालय ने वर्चुअल भागीदारी अनुमति देने और व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया? यदि हाँ तो तत्सम तो लोकसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन वहां विपक्ष अपनी नाराजगी को लगातार जता रहा है, नारेबाजी कर रहा है और जिस तरह से महाकुंभ हादसे पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और उस हादसे को दबाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में बड़ी घटना हुई है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। आज प्रचार कार्य का आखिरी दिन है और उस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से बयान आए हैं उसको लेकर विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है और इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग वहां की जा रही है। जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस पर चर्चा की मांग की है और उन्होंने सदन के बाहर भी इस पर प्रदर्शन किया, चूंकि अपनी पार्टी के वो इकलौते सांसद हैं और इस पर उन्होंने चर्चा की मांग की, सरकार को घेरा। क्या कहना है, एक बार सुनते हैं चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी के नेता। उसका कारण ये है कि अयोध्या, जहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज है, वहां इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक बेटी जिसके साथ निर्भया से भी बुरा, मैं आज याद करता हूं दिल्ली में जब निर्भया के साथ ये हुआ था, तब भी हम निःशब्द थे और आज भी हम निःशब्द हैं। उसकी टांग तोड़ दी गई, उसकी आंख फोड़ दी गई, उसको 3 दिन तक वो गायब रही, पुलिस तमाशा देखती रही, क्योंकि किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी मंत्री की, किसी पूंजीपति की, किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी, गरीब की बेटी थी। इस वजह से जो चुप्पी है, उस चुप्पी पे सरकार को जवाब देना चाहिए। उस जिस दशा में मिली थी, खून से लथपथ, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 दिन तक उसकी सर्च नहीं किया गया क्योंकि वो बेटी दलित की थी, वो बेटी अयोध्या की थी। तो मैं सरकार से पूछने का काम कर रहा हूँ और इवन प्रधानमंत्री जी, मेरे याद है, वो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। बेटी तो बेटी होती है। आज क्यों चुप्पी है? क्या उस बेटी की अस्मिता का जवाब नहीं देगी सरकार? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। आज मैं सह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। क्यों है? जाति व्यवस्था की देन है या मीडिया सरकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? बहुत सारे सवाल है, उनको लेकर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में हूँ, क्योंकि जब जब मैं कमजोर पड़ता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, तो उन्हीं की शरण में जाता हूँ कि वो मुझे मेरे जो अधिकार हैं, मेरे कर्तव्य हैं, उनको पूर्ण रूप से निर्वहन करने की शक्ति दें कि मैं उनका सही प्रयोग कर सकूं। और जो शपथ मैंने पार्लियामेंट में ली थी कि मैं सभी के लिए, महिला हो, पुरुष हो, देश के हर नागरिक के हक की आवाज उठाने का काम करूंगा, मैं उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। क्या संसद के पटल पे भी आप इस बात को उठाएंगे? मैं स्पष्ट करता हूं, मैं वैसे मैं एक वकील भी हूं, संसद का सदस्य होने के साथ साथ मैं मर्यादा का बड़ा पालन करता हूं, लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी तकलीफ, और मैं इसमें निःशब्द हूं क्योंकि हम उस पावर में नहीं है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनको सस्पेंड कर सकें। लेकिन बेटी की रक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी मां के आंसू पूछने के लिए, उसके परिवार को विश्वास दिलाने के लिए, और सिर्फ उसके नहीं, पूरे प्रदेश की बेटियों को, देश की बेटियों को विश्वास दिलाने के लिए कोई है जो जब बेटियों के अपमान पर चुप रहेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी मैंने अर्जेंट मोशन। तो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर, और ये बड़ा मुद्दा बन गया है इस समय अयोध्या में, जिस तरह से एक दलित लड़की के साथ वहां पर जो घटना हुई, दुर्व्यवहार की घटना हुई, उसके बाद उसकी जान ली गई, उसको लेकर सरकार, यहाँ सदन में चर्चा की मांग हो रही है। वहां जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग हो रही है और ये मांग इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वहां चुनाव के समय, मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आज उसके प्रचार का आखिरी दिन है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां प्रचार करने गए तो उस घटना के लिए उन्होंने विपक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराया और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाए इसको लेकर। और यही वजह है कि इस समय उसको इस मुद्दे पर और महाकुंभ में जो हादसा हुआ, इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की मांग हो रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार बचाव कर रही है और चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। दोनों ही मुद्दों पर क्यों कर रही है वो सरकार ही बता सकती है। लेकिन 1 बजे आज लोकसभा में राहुल गांधी
का बजट पर भाषण है और उसको लेकर भी इस समय लोगों में यह है कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी बजट भाषण में इन मुद्दों को भी जरूर उठाएंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बात तक कह चुके हैं कि दलितों के बजाय मुझे मारो, उस पर सवाल पूछ रहे हैं चंद्रशेखर कि आखिर जब अयोध्या में यह घटना एक दलित लड़की के साथ हो रही है तब पूरा सदन खामोश है, सरकार खामोश है और जो इसके जो अभियुक्त हैं, जो इसके दोषी हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी मसला है। और कल जो थे वो अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद हैं अयोध्या के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से रो पड़े इस घटना का जिक्र करते हुए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से को अपना इस्तीफा सौंप दूंगा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है, दोषी को दंडित नहीं किया जाता है तो मैं छोड़ दूंगा। जो कह रहे हैं चंद्रशेखर काफ़ी गंभीर बात कह रहे हैं। और आपको याद होगा समीर जी कि नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। जी हाँ। तो अब पता नहीं अब यहाँ नरेंद्र मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 5 तारीख को डुबकी लगाने तो जा रहे हैं संगम में, लेकिन क्या अयोध्या में उस दलित युवती के घर भी जाएंगे और दोषियों को पकड़वाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और जिस पर कि कोई जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बातें हैं, उन बातों की एक तरीके से कहा जाए पोल खुलती हुई नजर आ रही है और उनके तमाम बातें जो अमित शाह बता चुके हैं, जुमले हैं, ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है समीर जी। तो ये अब समय लोकसभा में जबरदस्त इस समय हंगामा चल रहा है और ये सारे मुद्दे हैं, यानी सबसे बड़ा मुद्दा कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ और अयोध्या में दलित युवती के मर्डर को लेकर जिस तरह की वहां पर चर्चा की मांग की जा रही है, उस पर विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है। कार्यवाही चल रही है लोकसभा की, लेकिन ये मांग भी जारी है और इस वजह से वहां शोरगुल लगातार बना हुआ है। राज्यसभा से तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष लगातार इस बात की चर्चा, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। और इन सब के बीच जिस तरह से अब 1 बजे राहुल गांधी का भाषण होना है लोकसभा में बजट पर, उसको लेकर भी लोगों की निगाहें उस भाषण पर लगी हुई है। अब यह देखना है कि वो भाषण उसमें कि राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन यह साफ है कि जो महाकुंभ हादसा है, जहां उसकी सच्चाई छिपाने के आरोप लग रहे हैं, मीडिया को धमकाने के आरोप लग रहे हैं, निश्चित तौर पर उस मुद्दे पर भी चर्चा राहुल गांधी करेंगे और अपने भाषण में हो। इधर जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव अब समापन की ओर है, प्रचार कार्य का आज आखिरी दिन है, आज शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। सारी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। प्रियंका गांधी, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आज जंगपुरा में, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं और सुबह से ही वो वहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, यानी जनसंपर्क कर रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कई रैलियां हैं, कई सभाएं हैं, आम आदमी पार्टी की भी कई सभाएं हैं। आज तीनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिन सवालों पर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी दोनों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन मुद्दों पर और यमुना के पानी में जहर मिलाने की जो बात कही, ऐसे तमाम मुद्दों पर वो विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, एक बार सुनते हैं उनको। कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आ रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर और वो कह रहे हैं कि जा रही है और 8 जा रही है और सीधे 2500 रुपए पहुंचेंगे। अभी पूरी राजनीति भी है, कांग्रेस भी एक लोग आपको क्या लगता है? देखिए, तीनों पार्टियों ने ये, क्योंकि केजरीवाल साहब का केवल एक ही खेल था किस तरीके से फ्री में क्या देना, तो स्वाभाविक है कि अगर आपका पूरा खेल ही फ्री पे होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे तो बाकी पार्टियां भी उसको बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, एक या दो ही नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी जो सही चीज है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को जिस रोजगार के लिए आज वो तड़प रहे हैं, जो चलने वाली हवा में अच्छी वाली दिल्ली की वो तड़प रहे हैं, उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, बार बार प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, तो दिल्ली के लोगों में बीजेपी की एमसीडी याद आती है, कूड़े के ढेर याद आते हैं, टूटी हुई सड़कें याद आती हैं। जब केजरीवाल कहता है कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा, तो वो गड्ढे दिखते हैं उनको, उनके अंदर भी 1.5 साल में एमसीडी में कूड़े की सफाई दिखती है, यमुना की गंदगी दिखती है,
जहां जहां पहले कूड़े नहीं थे आज उन कूड़ेदानों पे आज बुरा हाल हो रखा है दिल्ली का। तो दोनों जनों को जब जमीन पर देखती है बीजेपी और आम आदमी को लोग, तो लोग निराश हो जाते हैं और उनको 10 साल पुरानी कांग्रेस याद आने लगती है। आपको सर पता है, नई दिल्ली मिडिल क्लास बड़ा वोट वर्ग है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। 12 लाख का जिक्र अक्सर वो कर रहे हैं। सर, एक इनकम टैक्स से क्या होता है? ये तो पिछले कई वर्षों से इन्होंने बिल्कुल रियायत नहीं दी। महंगाई बढ़ती गई, चीजें बढ़ती गई। आज से 10 साल पहले जो 3-4 लाख की लिमिट थी वो आज 8-9-10 लाख के आसपास आ गई है। तो इन्होंने तो केवल लिमिट महंगाई के हिसाब से रखी है, कोई रियायत नहीं दी है किसी को। और मिडिल क्लास का आदमी वो समझता है। तो दिल्ली चुनाव में किस तरह से मुद्दों पर चर्चा हो रही है। संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार खासतौर पर संसद में उस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे भगदड़ में कई लोगों की जान जाने की खबरें आ रही हैं और सरकार पर आरोप लग रहा है कि उसको दबाया जा रहा है, उन आंकड़ों को दबाया जा रहा है, आंकड़ों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और जो मीडिया दिखाने की कोशिश भी कर रहा है उनको धमकी दी जा रही है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में जिस तरह से एक युवती के साथ दुर्व्यवहार के बाद उसका मर्डर कर दिया गया, उसको लेकर चर्चा की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव क्या कहते हैं इस सारे मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर किस तरह से वो आज बसंत पंचमी के दिन भले ही श्रद्धालुओं पर वहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही हो, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई उनके परिजन आज भी अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं और अब तक पता नहीं चल रहा है कि वो कहां गए, कितने लोगों की जान उसमें गई। इन आंकड़ों को भी छिपाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, अगर उनकी माने तो इसमें जो संख्या बताई गई है उससे कई गुना ज्यादा वो संख्या है। अब कितनी है यही लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार उस चीज को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। इन मुद्दों पर संसद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामजीलाल सुमन जी का, इसी पे था और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं नोटिस। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव और राम गोपाल यादव के साथ दूसरी पार्टियों के भी कई सांसद हैं और इन सब लोगों ने महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की, लेकिन नोटिस दिया, लेकिन उन सारी नोटिसेस को खारिज कर दिया गया और बड़े आरोप लगा रहे हैं। और अमलेंदु जी, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव वही आरोप लगा रहे हैं जो तमाम प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है जो उस समय महाकुंभ हादसे के समय वहां मौजूद थे। और ये
आंकड़ों की जो बात हो रही है, और इस बात से भी ये साफ हो रहा है कि जिस दिन पहले दिन जो आंकड़े दे दिए गए मृतकों की संख्या के 30, उसके बाद एक भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है और लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को। तो ये आंकड़े छिपाए तो जा ही रहे हैं, ये स्पष्ट है, लेकिन इनके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर भी। बिल्कुल समीर जी, सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वहाँ तो सरकार बता ही नहीं रही, और यहाँ अगर हम सवाल उठाते हैं तो यहाँ जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं यानी जो जगदीप धनखड़ हैं वो वहाँ जाकर सर्टिफिकेट दे आते हैं सरकार को, यहाँ आकर हमारे जो है वो नोटिस खारिज कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि जावेद अली खां जो राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के, उनका रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा सदस्य हैं, उनका प्रोफेसर मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, इन तीनों के जो नोटिस जो थे वो महाकुंभ पर ही थे और उनको खारिज कर दिया गया, सबको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उस नोटिस में कमी क्या थी। वो पूछ रहे हैं राम गोपाल यादव कि कम से कम ये तो बताया जाए कि उस नोटिस में आखिर कमी क्या है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी, किस लिए उसको किया गया। तो यानी समीर जी, एक तरह से देखा जाए सरकार की निर्लज्जता और बेशर्मी जिसको आप कह सकते हैं वो तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा निर्लज्जता और बेशर्मी जो है वो जो आसंदी पर बैठे हुए लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि आप जनता की आवाज़ सदन के अंदर उठने नहीं दे रहे हैं, जबकि वो सदन जो है वो जनता की आवाज़ उठने के लिए ही है। जी बिल्कुल। और चूंकि उपराष्ट्रपति उस घटना के बाद वहां पर संगम स्नान करने के लिए गए और तस्वीरें भी वायरल हुई, उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। और जो सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां मीडिया से बात की और जबरदस्त तरीके से उस कार्यक्रम की उन्होंने उस कार्यक्रम के लिए सरकार को बधाई दी और एक शब्द भी उन्होंने उस हादसे के बारे में नहीं कहा। इसको लेकर ही रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो हमको अनुमति देंगे चर्चा की, वो लोग जाकर वहां सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और तस्वीरें जिस तरह से उनकी सामने आई वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगदीप धनखड़ की एक साथ तस्वीरें, उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसी प्रयाग क्षेत्र में जहां इतना बड़ा हादसा हुआ है 2 दिन पहले, वहां ये 2 जिम्मेदार लोग मिल रहे हैं और किस तरह से वहां अपनी मुस्कानें बिखेर रहे हैं। उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। लेकिन यह मुद्दा भी अब बहुत गहरा गया है कि राज्यसभा में अनुमति नहीं दी जा रही है इस जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। इतना बड़ा हादसा हो गया है, सरकार वहां छिपाने की कोशिश कर ही रही है और उस मुद्दे पर अगर संसद में चर्चा की मांग हो रही है, संसद और संसद के दोनों सदनों में, तो चर्चा की मांग नहीं स्वीकार की जा रही है। उसी पर विपक्ष ने वॉकआउट किया है राज्यसभा से और लोकसभा में भी इस मांग को लेकर विपक्ष वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला साहब कह रहे हैं कि आप जनता की बात करने के लिए आए हैं, आप सवाल पूछिए। तो इसका मतलब उनको ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं मालूम पड़ रहा है महाकुंभ में जो इतना बड़ा हादसा हो गया है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर और क्या जो सरकार का रवैया है उसको लेकर उनका क्या कहना है। ने बात कही है वो हम 2 बातें इसमें कहना चाहते हैं। हम लोगों ने वॉकआउट किया है 1 घंटे के लिए 12 बजे और फिर जाएंगे और जाकर वहां इस बात को उठाएंगे। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई, जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते। हमारा ये प्रस्ताव कि इस पर चर्चा हो, फिर शून्यकाल भी है, उसमें तत्कालिक घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी ज्यादा तत्कालिक और बड़ी कोई घटना हो सकती थी? उसमें प्रोफेसर साहब की नोटिस है, मेरी भी नोटिस है, 267 पे नोटिस है, पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे और कारण भी नहीं बताएंगे कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये आज शताब्दी की, और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को
दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिला ले। तो बिल्कुल साफ संदेश है जो विपक्ष के सांसद हैं कि जब तक उस पर चर्चा की मांग नहीं की मानी जाएगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये मांग जारी रहेगी और विरोध होता रहेगा। बहुत ही हैरानी की बात है कि एक तरफ सरकार वो छिपा रही है, आंकड़ों को छिपा रही है, जो आंकड़े बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि सरकार उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें छिपा रही है। मृतकों की संख्या छिपा रही है, जिनकी संख्या जारी भी की गई है उनके नाम नहीं बता रही है। अलग अलग राज्यों के की सरकारें उनके नाम जारी कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है। वहां लाखों की संख्या में सरकार का तो दावा है कि आज 35-40 करोड़ पूरे हो जाएंगे। अब तक लोगों ने स्नान कर लिया, इतने हजारों लोगों के बीच में लोग भटक रहे हैं, लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा है कि उनके परिजन कहां हैं। इस तरह की व्यवस्था है वहां पर। आखिर ऐसा सरकार कोई कैसे कर सकती है, जिम्मेदार सरकार? और उस पर उपराष्ट्रपति अगर हादसे के 2 दिन बाद जाकर सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं तो यह और हैरानी की बात है, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर राम गोपाल यादव। लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और उसका ये तस्वीरें हैं, ये 2 दिन के बाद की, यानी कुंभ में जब हादसा हुआ है मौनी अमावस्या के दिन, उसके ठीक 2 दिन बाद की ये तस्वीर है। और ये उसी कुंभ क्षेत्र की तस्वीर है जहां इतना बड़ा हादसा हुआ। पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई, अभी तक उसकी संख्या नहीं पता चल पा रही है। विपक्ष का आरोप, अगर रामगोपाल यादव जो कह रहे थे कि हजारों लोगों की जान गई है, सरकार की ओर से महज 30 लोगों की बात कही जा रही है, उस पर भी संदेह जताया जा रहा है क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए हैं। और उस घटना के 2 दिन बाद की ये तस्वीर है। एक तरफ उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति हैं, यानी देश के उपराष्ट्रपति। अब इसको लेकर निश्चित तौर पर जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जिनको चर्चा कराने की अनुमति देनी है वो जाकर सर्टिफिकेट देकर आ रहे हैं, तो फिर चर्चा कहां होगी, ये आंकड़े किसको पता चल पाएंगे, ये तो कभी सामने आ ही नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल समझिए, कभी नहीं आ पाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि उस दिन जब जिस दिन घटना हुई, योगी आदित्यनाथ ने सुबह जो अपना पहला वीडियो ट्वीट किया लगभग 8 मिनट का, उसमें कहीं भी उन्होंने मृतकों की बात ही नहीं की, सिर्फ 2 बार घायलों का जिक्र किया और ये भी नहीं बताया कि उस समय कितने घायल हैं कितने नहीं है। लेकिन जब पूरे देश भर में इस पर बवाल होने लगा और विदेशी मीडिया उसने जब बताने लगा कि वहाँ जाने गई हैं, तब जाकर शाम को योगी आदित्यनाथ का जो है वो 12 मिनट का लगभग आया वीडियो और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 30 के आसपास जो है वो हुई है। और अब वो 30 से अभी तक वो 31 भी नहीं हुई है और 29 भी नहीं हुई है। कह रहे हैं कि इतने घायल हैं, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या उस संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई? हाँ, और ना हुई हो तो कम से घटे हो वही बता दिया। हाँ बता दिया जाए। और नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि किन किन लोगों का है। तो ये जो जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एक और घटना हुई समीर जी, उस पर जो वहाँ जो एसएसपी हैं, जो मेला प्रभारी, उनका कहना है कि उनकी पुलिस को किसी ने सूचना ही नहीं दी कि वहाँ भगदड़ हुई। अरे भगदड़ हुई, कई लोगों की जान चली गई, उनको पता ही नहीं चला। उनको पता ही नहीं चला। वो कहना, चूंकि पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी तो इसलिए भगदड़ का पता नहीं। किसी व्यक्ति के साथ कुछ विशेष हो जाए, मतलब व्यक्तिगत तौर पर हो जाए, तो उसको नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, तो आपको जब यही नहीं मालूम, आपको अगर सूचना नहीं दी तो भगदड़ हुई नहीं, इसका मतलब। और पुलिस क्या कर रही है फिर, अगर पुलिस को सूचना नहीं है तो कोई व्यक्ति सूचना देगा? आपको तो याद होगा कि उस दिन भी जब सारे मीडिया दुनिया भर में खबरें चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर चुके हैं भगदड़ की खबर को, राष्ट्रपति कर चुकी हैं, लेकिन वहां के जो मेला के एसएसपी हैं वो कह रहे हैं कोई भगदड़ हुई ही नहीं। हाँ, मेला के एसएसपी कह रहे हैं कोई भगदड़ हुई नहीं है। और हाँ, ये है। और लगातार मतलब ये कह रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहें ना फैलाएं। यानी जो लोग भगदड़ की बात कर रहे हैं उनको आप अफवाह फैलाने वाला बता रहे हैं और खुद अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अब आपकी नाकामी है कि योगी सरकार की नाकामी है कि मोदी सरकार की नाकामी, ये तो जब जांच होगी मालूम पड़ेगा किसकी नाकामी है। लेकिन समीर जी, जो ये सवाल उठा है कि किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके पीछे कारण यही समझ में आ रहा है, चूंकि अधिकारियों की ड्यूटी जो थी वो वीवीआईपी को लगा दी गई। और उस दिन भी जो था वो हेमा मालिनी और रामदेव ने वहां जाकर स्नान किया और उस घटना के बाद उनके तो वीडियो वायरल कराए जा रहे थे, प्रसारित किए जा रहे थे कि साहब बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है और माहौल बिल्कुल दुरुस्त है कि आप कोई भी आइए, कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। ये जो सब कहा जा रहा था, इससे साफ तौर पर जाहिर पड़ता है कि पुलिस अधिकारियों पर क्या दबाव रहा होगा और इसलिए पुलिस अधिकारी जो है वो बच रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी तो वो पुलिस अधिकारी जो है वो सच उगल देगा कि पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर दबाव वीवीआईपी को लेकर था। जी बिल्कुल। तो ये सवाल लेकिन लगातार विपक्ष पूछ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है वो अपनी मांग को दोहराते रहेंगे और राज्यसभा में इस मुद्दे पर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही
जगह इसको उठाते रहेंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। मनोज झा, ये विपक्ष के सभी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट किया, मनोज झा भी उनमें शामिल हैं। क्या कहते हैं मनोज झा, सुनते हैं उन्हें। सब सारी बातें आपके समक्ष रख ही दी है। चिंता का विषय ये है कि कितनी जाने गई हैं आप लोग के चैनल भी उसमें परेशान है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं है। तो इतना सनद रखिए कि लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आप लोअर लेवल अधिकारियों पर गाज गिरवा देंगे, लेकिन जो कार्ड बांट रहे थे बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? ये प्रश्न सदन के अंदर चर्चा में हो, क्योंकि इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। मैं समझता हूं उसी दृष्टिकोण से हमने एक सांकेतिक वॉकआउट किया है और फिर ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये लोग कोविड के दौरान भी इन्होंने लाशों के साथ क्या किया था हम जानते हैं। अरे जिंदगी में डिग्निटी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद तो डिग्निटी दो, या एकदम हयात छोड़ रखी है। शुक्रिया। तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं और ये साफ तौर पर जो बड़ा मैसेज है वो ये कि जब तक इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं देगी सरकार, तब तक इनकी ये मांग जारी रहेगी कि महाकुंभ हादसे में जिन लोगों की जान गई है, जो वहां पर जो कुछ घटना घटी है, उसका ब्यौरा दिया जाए और सरकार क्यों छिपा रही है, तो उसको छिपाने नहीं देंगे। और बहुत तल्ख शब्दों में मनोज झा ये मांग कर रहे थे और विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया है, लेकिन साफ तौर पर विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जब तक ये मांग नहीं मानी जाती है, विपक्ष की ये मांग राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह जारी रहेगी। लेकिन इस बीच हमारे साथी अविनाश एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो बुरी तरह से संकट में घिरी दिखाई पड़ रही है। जी अविनाश, क्या खबर है इस, आप बताएं। हरियाणा सरकार जो है वो बहुमत तो है, लेकिन एक सिंपल बहुमत है उनके पास में। 90 सदस्य की जो असेंबली है उसमें 46 सीटों का बहुमत होता है और सरकार के पास 48 विधायक हैं, यानी सिर्फ बहुमत से 2 ज़्यादा। और जब से सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी की दोबारा से जब से रिपीट हुई है, उसके बाद से सरकार में जबरदस्त टकराव चल रहा है। सबसे पहले तो अनिल विज जो सीएम बनना चाहते थे, जब चुनाव परिणाम घोषित हो रहे थे उससे पहले ही से ही उन्होंने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक दी थी कि भाई जो सैनी साहब हैं वो सिर्फ चुनाव तक सीएम बनाए गए हैं, उसके बाद तो विधायक दल के जो नेता जो चुने जाएंगे वो विधायक चुनेंगे। और जो अनिल विज हैं वो हरियाणा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के वो विधायक हैं। जब 2014 में पहली बार सरकार बनी थी तब भी अनिल विज का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन अचानक ही ये कहा गया कि दिल्ली से फ़ोन आया और सीधा सीधा अनिल विज से ही कहा गया कि आपको मनोहर लाल खट्टर का नाम प्रस्तावित करना है। बाद में पता चला पीएम साहब का वो फ़ोन था, तो उस चक्कर में उस समय तो वो चूक गए। उसके बाद जब 2024 में दोबारा जब खट्टर को हटा के नए सीएम की तलाश शुरू हुई, तो उस समय फिर अनिल विज को लगा कि हम शायद सीएम बन जाएंगे, लेकिन तब फिर नायब सिंह सैनी के नाम की पर्ची खुल गई। तो और उसके बाद अनिल विज ने मंत्री पद लेने से ही मना कर दिया था। बाद में जब चुनाव हुए, अनिल विज ने फिर दावेदारी पेश की, लेकिन सैनी साहब के उस पर चुनाव लड़ा गया था, तो नायब सिंह सैनी को ही सीएम बना दिया गया। लेकिन अनिल विज का कहना यह है कि पूरे चुनाव में उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधा सीधा होता था वो नायब सिंह सैनी की तरफ ही होता था कि उनके कहने पर उनको हराने की कोशिश की गई। उनके चुनाव क्षेत्र में जो अधिकारी थे उनकी सुनते ही नहीं थे चुनाव प्रचार में। वो लगता था जैसे वो सरकार किसी और पार्टी की है और वो विपक्ष की तरफ से चुनाव लड़ रहे हों। तो अनिल विज ने लगातार शिकायतें उस समय भी की थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि कांग्रेस से जो टिकट मांग रही थी चित्रा सरवारा, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गई और उसके बाद उन्होंने ही टक्कर दी। अनिल विज 7000 वोटों से बड़ा मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। पहले तो काफी देर तक वो जब काउंटिंग हो रही थी तो पीछे ही चल रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये तो किस्मत थी अनिल विज की कि वो अंतिम
अंतिम समय पर आगे निकल गए। और दूसरी बात यही थी कि कांग्रेस ने यदि चित्रा सरवारा को टिकट दे दिया होता तो फिर उनके लिए चुनाव इस बार ये मान के चलिए वो पूर्व विधायक हो चुके होते, लेकिन वो चुनाव जीते लेकिन सीएम नहीं बनाए गए। इसके बाद से वो लगातार, सबसे पहली वो समस्या तो उनकी यही थी कि जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ एक तरीके से विपक्ष के नेता का समर्थन किया और उनको हराने की कोशिश की, उसके बाद से वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि भाई इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पहली बार जब उनके पास अनिल विज पहले खट्टर साहब के उसमें बने थे मंत्री, तो उनके पास में गृह विभाग था। उसके बाद इस बार उन्हें गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया और गृह मंत्रालय की जगह उनको ऊर्जा विभाग सौंप दिया गया। ऊर्जा विभाग में कितना होता है काम ये तो सबको पता है। और जब उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके ट्रांसफर के लिए डिमांड की नायब सिंह सैनी से, तो उनका एक तरीके से मना कर दिया गया। उसके बाद से ही पिछले 5-6 दिन से अनिल विज के लगातार बयान आ रहे हैं और उनका कहना है कि खाली ये बयान हम अपने लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि सरकार में कई विधायक नाराज हैं। अब विधायकों की उन्होंने संख्या नहीं बताई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा है। सरकार के पास सिर्फ 2 की मेजॉरिटी है और अगर 1 दर्जन से ज्यादा विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यदि बगावत होती है तो फिर सरकार को संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास में भी इस समय 37 विधायक हैं। पिछली बार उनके पास 30 थे, इस बार 7 सीटें उनकी बढ़ गई हैं। तो कांग्रेस के लिए जो बहुमत का आंकड़ा हासिल करना है वो सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत कांग्रेस को और पड़नी है। 5 जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी जो 5 में 2 आईएनएलडी मौका देखकर ही चले जाएंगे, जा सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो 2 आईएनएलडी के हैं और 3 जो हैं आईएनएलडी की तरफ से तो कोशिश पिछली बार भी हुई थी कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, और जो 3 इंडिपेंडेंट जीते हैं वो बेसिकली कांग्रेस के ही लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 5 के 5 तो मौका क्या, यदि कांग्रेस की सरकार बन रही होगी तो तुरंत ही पाला बदल जाएंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस के पास 42 विधायकों का समर्थन तो है। अगर 6 विधायक के 7 विधायक भी बीजेपी के खेमे से खिसक जाते हैं तो फिर यह सरकार बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से अनिल विज के बयान चल रहे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई हमसे क्या होगा, आप मंत्री पद ले लेंगे, आप हमारी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन हमारी जो विधायकी है वो आप हमसे नहीं छीन सकते, वो हमको जनता ने चुनकर भेजा है। तो और उनका सीधा सीधा कहना है, जो लगातार बोल रहे हैं कि कई विधायक उनके साथ में हैं, कई विधायक हैं। और अब अविनाश, ये जैसे नाराजगी तो उनकी, जैसे आप बता ही रहे हैं कि 2014 में ही वो सबसे बड़े दावेदार थे, इसलिए थे कि जब बीजेपी के वहां गिने चुने विधायक होते थे तभी अनिल विज अपने अंबाला से जीत कर आते थे, तो उनकी दावेदारी स्वाभाविक थी। और उसके बाद तब नहीं बनाया गया, फिर जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तब भी नहीं बनाया गया, नए चुनाव हुए तब भी नहीं। लेकिन अब अनिल विज को भी लग रहा है कि ये अब केंद्र की वो बीजेपी सरकार नहीं कि जिसके नाम पर मोहर लगा देगी वही बना रह जाएगा। तो अब 240 सीटें जो लोकसभा में है उसका उनको भी असर दिखाना है और अपनी बात को वो भी मजबूती के साथ रख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब वो स्थिति नहीं रह गई केंद्रीय नेतृत्व की कि जो कह देगा वही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा जब हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा था तो संभवतः पिछले 10 साल में ऐसा पहला मौका देखा जा रहा था कि बीजेपी के कई नेता खुलकर सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे। नहीं तो अमूमन ये कहा जाता था बीजेपी में पिछले 5-7 साल से, तो ये कहने लगे थे कि भाई हमारा नाम मत चलाना, क्योंकि यदि नाम चल गया तो ये मान के चलना नाम कट गया। तो वो भाई यदि उनका नाम फाइनली यदि पहुंच भी जाता था तब भी वो गुलदस्ते लेने से मना कर देते थे कि कई को ये हुआ कि भाई सुबह शपथ लेनी है, शाम को गुलदस्ते लेना शुरू कर दिए तो पता चला कि शाम सुबह के नाम ही बदल गया। वो जैसे उत्तर प्रदेश में लोगों को याद होगा मनोज सिन्हा का, अमलेंदु जी। हाँ, मनोज सिन्हा वो तो जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन भी कराए, दर्शन कर चुके थे और मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई थी उनके समर्थकों में अच्छे तरीके से। और मालूम पड़ा कि सुबह जो है अचानक से योगी जी आ टपके, उनका नाम आ गया, नाम क्या आ गया, वो तो आ टपके एकदम से, और ऐसे आ टपके कि अब मोदी जी के बस का नहीं है उनको हटा पाना। इतनी बड़ी घटना हो गई महाकुंभ में, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां राजनीति में कैसे एकदम से बदला करती हैं। तो ये मोदी जी राजधर्म का पालन करने की हिदायत भी नहीं दे पा रहे। हाँ, वो भी हिदायत नहीं दे पा रहे, राजधर्म का राम मुंह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि योगी जी पलट के कह देंगे कि पहले खुद तो कर लो राजधर्म का पालन, हमको बाद में बताना। तो ये बड़ा संकट जो है ये राजनीति में क्या होता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है उसमें क्या होता है, ये बड़ा अनिश्चित एक तरीके से रहता है। जी बिल्कुल। और अविनाश जी, इसको हरियाणा में और क्या डेवलपमेंट है वो चर्चा हम लोग जारी रखते हैं। यही दिक्कत महाराष्ट्र में एक बार फिर
फिर निकल कर आई है। संजय राउत का दावा है कि वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब तक अपने सरकारी आवास में नहीं गए हैं। सुनते हैं और क्यों नहीं गए हैं, इसके पीछे साफ तौर पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी है, उसके अलावा वहां भी जो महायुति गठबंधन में जो दरारें दिखाई पड़ रही हैं, गहराती चली जा रही हैं, सरकार भले बनी हुई है, वो दरारें बार बार सामने आती जा रही हैं। कई बयान इस तरह के आ रहे हैं या इन नेताओं की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे ये बातें साफ हो रही हैं। अब जो संजय राउत का ये दावा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों है, सुनते हैं पहले संजय राउत को, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब बिहार और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार भी, हरियाणा में तो हाँ एनडीए सरकार ही है, बीजेपी सरकार, बीजेपी मुख्य रूप से वहां पर है, लेकिन वहां भी अब हरियाणा में भी सरकार पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई पड़ रहे हैं। तो सुनते हैं संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा है, क्यों वो अपने सरकारी आवास में नहीं जा रहे हैं। राउत साहब, यही है कि कल दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, आप आम आदमी की सरकार, फिर से जनता कांग्रेस या बीजेपी को समर्थन दे रही है? मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखा और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे। ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश की एक विचारधारा है वो खतरे में है। मुझे लगता है काम की बात करें, काम के आधार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने 10 साल में अच्छा काम किया है और काम के आधार पर सही है। तो ये महाराष्ट्र में भी, अभी दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लगे हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में घिरी दिखाई पड़ रही है, तो अब क्या ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं अविनाश की ये सरकार कभी भी जा सकती है? जिस तरह से अनिल विज की नाराजगी दिखाई पड़ रही है और सीधे तौर पर वो ये बताते दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारे साथ 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, उनकी भी नाराजगी इसी तरह की है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनका कहना यह है कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती है। मंत्री की यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सोच सकते हैं विधायकों की स्थिति क्या होगी। तो और उनका कहना है कि कई विधायक हमसे शिकायत करते हैं कि भाई अधिकारी नहीं सुनता है। तो अनिल विज ने 4 दिन पहले तो यही कहा था कि भाई विधायक हमसे बोलते हैं, हम विधायकों से कहते हैं भाई हम मंत्री हो के हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आप लोगों की सुनवाई हो रही है नहीं हो रही से तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। बोले सिर्फ एक आदमी की सुनवाई हो रही है कि एक आदमी सरकार चला रहा है और वो भी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, वो भी जमीन पर नहीं है। पिछले 1 महीने से तो वो दिल्ली में डले हुए हैं। भाई दिल्ली जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उसके बाद से नायब सिंह सैनी रात को यदि जाते हो हरियाणा तो जाते हो, नहीं तो उनका डेरा दिल्ली में बना हुआ है। वो लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में क्या चल रहा है इस समय उन्हें हरियाणा की चिंता नहीं है। आपने देखा होगा यदि यमुना पर जब राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए नायब सिंह सैनी खुद आगे आ गए। केजरीवाल ने बोला कि भाई आप पानी पी के दिखाइए, दूसरे दिन उनके पानी पीने के फोटो तक शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल बोतल पानी की लेके पहुंचे तो नायब सिंह सैनी पानी की बोतल लेके पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है नायब सिंह सैनी का ध्यान इस समय हरियाणा पर नहीं है, उनका पूरा का पूरा ध्यान दिल्ली पर है। और जब सीएम नहीं है, और दूसरा बात यह है कि विधायकों की और मंत्रियों की शुरुआत से चल ही नहीं रही है, तो इसी को लेकर वहां विधायकों में गुस्सा दिखाई दे रहा है कि बोले महीने भर से तो सरकार ही नहीं दिखाई दे रही है। 100 दिन करीब सरकार को बने हो गए हैं, उसके बाद से ही जो अनिल विज हैं, क्योंकि अनिल विज वहां सबसे सीनियर लीडर हैं, तो इसीलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा एकदम से आगे। तो बिल्कुल ये गुस्सा फूट पड़ा है। अविनाश, अमलेंदु जी ये बताएं कि ये अनिल विज का गुस्सा जो अचानक दिखाई पड़ रहा है, ये नाराजगी दिख रही है, तो क्या लग रहा है ये उनका गुस्सा है या वो जो कह रहे हैं कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और तमाम विधायकों की ये नाराजगी है? तो एक तरह से उन नाराज विधायकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ रहे हैं या ये अपनी उनकी नाराजगी? नहीं, उनकी अपनी नाराजगी भी है और जो दर्जन भर से ज्यादा नाराज विधायक हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको याद होगा समीर जी कि हरियाणा के चुनाव के बीच में अमित शाह घोषणा कराए थे कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये घोषणा करने के बाद अंतिम समय तक विधानमंडल दल की जिस दिन बैठक थी उस दिन भी अंतिम समय तक ये नहीं कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे, चूंकि अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह ये
3 जो थे वो दावेदार और थे, और इनके सब समर्थक जो विधायक जो थे वो जोर दे रहे थे कि उनके बनाए जाए। राव इंद्रजीत सिंह जो थे वो आखिरी समय तक कह रहे थे कि जो है दक्षिण हरियाणा से होगा और यहाँ से सबसे ज़्यादा बीजेपी बड़ी सफलता मिली है। इधर अनिल विज का कहना यह था कि वो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और उनका वोटिंग से पहले का जो था वो वायरल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। यानी कि सबने अपनी टांग जो थी वो अंगद की तरीके से अड़ा रखी थी। लेकिन जब अमित शाह पहुंचे विधायक दल की बैठक में तो अमित शाह ने पता नहीं किस भाषा में इन लोगों से बातचीत की होगी सबसे। उसके बाद वो अमित शाह के बारे में जो कहा जाता है वो पता नहीं सही है कि गलत है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में जाके बात की होगी, जिस भाषा में शायद केशव प्रसाद मौर्य से जब बात की होगी, वो बीमार पड़ गए थे जब योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री, तो उसी तरीके से फिर अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह ये तीनों जो थे वो बैक हुए और नायब सिंह सैनी का नाम जो था आ गया। अब लग रहा है इनको जो नाराज विधायक हैं उनको और जो ये तमाम जो गुट है उनको सबको लग गया है कि अगर नायब सिंह सैनी को हटाना है तो यही सबसे अच्छा मौका है, चूंकि केंद्र सरकार कमजोर है, 240 पे है केंद्र सरकार, और दूसरा है कि 240 के साथ साथ लोकसभा में जिस तरीके से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गायब हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर, और जिस तरीके से ये सरकार नतमस्तक हुई है नीतीश कुमार के सामने, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी इस समय कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए अब वहां लग रहा है तो अगर नायब सिंह सैनी को नहीं हटाया जाएगा तो बीजेपी की सरकार गिर भी सकती है, चूंकि 6 विधायकों का ही मामला है। 6 विधायक तो अगर सब जोड़ दिए जाए, समीर जी जो दावेदार हैं उनको ही अगर जोड़ दिया जाए तो वो 6 तो वही हो जाते हैं। तो यानी नायब सिंह सैनी की कुर्सी खींचने के लिए वो 6 पर्याप्त हैं। लेकिन उन 6 के साथ में ऐसा नहीं कि अनिल भी जितने सीनियर मंत्री हैं और कई बार के मंत्री हैं और वो तब से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो यानी तब से वो दावेदार हैं, तो उनके साथ और भी विधायक होंगे ऐसा निश्चित तौर पर समझा जाता है। और राव इंद्रजीत सिंह के साथ तो है ही, कम से कम उनके साथ तो है ही राव इंद्रजीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के साथ है ही। और इन सारे नेताओं को अगर आप देखें, चाहे राव इंद्रजीत सिंह है, चूंकि उनके पास उनके इलाके में उस इलाके में बीजेपी को सफलता मिली जहां बीजेपी को सफलता नहीं मिलती थी, और दूसरे जिस तरह से अनिल विज का दावा है कि सबसे सीनियर विधायक है, तो इन लोगों के प्रति वहां की आम जनता में भी सिंपैथी है और जो विधायक नए विधायक होंगे उनकी सिंपैथी भी होगी कि कैसे इन लोगों का हक मारा गया है। तो जो अनिल विज का अब ये जो बयान आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो नाराज विधायक हैं अब उनकी संख्या कितनी है, लेकिन कम से कम इतनी तो है ही है कि वो बीजेपी की सरकार को अनस्टेबल करने लायक है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 3 विधायक चाहिए। 3 विधायक यदि पाला बदल लेते हैं, क्योंकि देखो 90 में से एक तो स्पीकर ही हो गया, तो बीजेपी के जो विधायकों की संख्या है वो 48 से घटकर तो 47 वैसे भी हो गई है। तो और यदि 3 विधायक भी यदि पाला बदल जाते हैं तो फिर यह सरकार मान के चलिएगा मुश्किल से बच पाएगी। लेकिन अनिल विज का जो मामला आप बता रहे हैं उसमें उनके साथ करीब दर्जन भर विधायक हैं, और जो राव इंद्रजीत के उन्होंने तो 9 विधायकों को एक तरीके से बैठक करके बता भी दिया था कि हमारे पास में ये 9 तो है ही हैं, जिसको कहते हैं कि परेड करा दी थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, 9 विधायकों के साथ तो उन्होंने बाकायदा बैठक की थी और बाकायदा एक प्रस्ताव सा पास हो गया था कि भाई राव इंद्रजीत सिंह को यदि आप नहीं बना रहे हैं तो कम से कम दक्षिण हरियाणा से ही बना दीजिएगा, इस एरिया से बना दीजिएगा। और उसी के चलते राव इंद्रजीत सिंह की लड़की को फिर बाद में मंत्री बनाया गया। अनिल विज को भी इसीलिए मंत्री बनाया गया कि भाई क्योंकि अब इस समय तो हालत ये हो गई, पिछली बार तो 10 इंडिपेंडेंटों का समर्थन मिल गया था, लेकिन इस बार जो इंडिपेंडेंट हैं वो तभी तक आपके साथ में है जब तक आपकी सरकार है, क्योंकि वो तीनों के तीनों जो इंडिपेंडेंट हैं वो कांग्रेस के ही नेता रहे हैं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं, और टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से छोड़कर एक निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो तुरंत पाला बदल जाएंगे। बीजेपी को भी उन पर भरोसा नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह भी पुराने कांग्रेसी हैं, उनके पिता तो बड़े नेता कांग्रेस के रहे, राव बीरेंद्र सिंह। और मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, समीर जी शायद 91 का इलेक्शन था और उस समय हमारे यहाँ बदायूं में ये राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे, वीपी सिंह की एक सभा थी उसमें, तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार तब से हैं राव इंद्रजीत सिंह भी। मुझे ध्यान पड़ रहा है राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे, वरिष्ठ नेता हैं। तो यानी उनका किस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पुराने कांग्रेसी। तो कांग्रेस अगर हल्की सी हवा देगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर खुलकर कह देंगे कि ठीक है हम पीछे हुए, आओ राव इंद्रजीत सिंह तुम तैयार, तो ये तुरंत वहां मामला हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ये सारी बातें ये दिखा रही हैं कि अनिल विज लगातार जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, मिनिस्टर है और ये कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश से नहीं मतलब है, अंबाला का हूं, इस तरह की बातें, और इसका मतलब ये है कि तमाम विधायकों के साथ उनकी बातचीत पक्की हो गई है और जो नाराज विधायक है वो बिल्कुल पूरी तरह से उनके साथ, और ये जो राव इंद्रजीत, अनिल विज और ये पूरा ग्रुप है इनके साथ वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा संकट हरियाणा सरकार पर
दिखाई पड़ रहा है इस समय। हाँ बिल्कुल, संकट में तो सरकार दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में अनिल विज के बयान आए तो नायब सिंह सैनी ने समझा कि भाई डीएम का ट्रांसफर करना है तो शायद उनसे नाराजगी दूर हो जाएगी। डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया तो उसके बाद वो और ज़्यादा हमलावर हो गए कि भाई ये मामला नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर, अनिल विज के निशाने पर इस समय सीधा सीधा सीएम पद आ गया है कि किसी तरीके से नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटाना है। और अब वो सीधा सीधा जिस तरीके से आज उन्होंने ट्वीट किया है और करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा फोटो ट्वीट किए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे खिलाफ कैंडिडेट चुनाव लड़ रही थी चित्रा सरवारा, उनके साथ जितने लोग प्रचार कर रहे थे वो उन सभी के फोटो सीएम के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको हराने के पीछे जो रणनीति बनी थी वो कहीं सीएम ऑफिस से तो नहीं बनी थी। बिल्कुल, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनको यहाँ पर प्रशासन और सरकार उनको हराने पे जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब की ही बातें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अमलेंदु जी, अगर इसको देखा जाए तो चाहे राव इंद्रजीत सिंह है, चाहे अनिल विज है, दूसरी ओर ये इनके पास सरकार पर जो दबाव भी बना रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी को हटाने का रास्ता तो ज़रूर साफ हो गया है। बीजेपी का ही कोई सीएम बनता है या सरकार गिरती है, क्योंकि इनके पास ये भी उदाहरण है कि भाई मुख्यमंत्री रहते तो महाराष्ट्र का भी चुनाव लड़ा गया था, वहां तो नहीं रिपीट हुआ, तो यही ऐसी कौन सी वो है कि इनको रिपीट किया जाएगा। हाँ समीर जी, इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें मतलब जो कहा जाए खट्टर के हाथ में लग जाए, बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मतलब जो फूटे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन ये दिलचस्प होने जा रहा है, इधर नायब सिंह सैनी जो है घर पे सिर पे मटका रखकर दिल्ली में घूम रहे हैं और वहाँ जो है उनके खिलाफ हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ ना मटका फूट जाए भारतीय जनता पार्टी का। तो सैनी साहब को जो है दिल्ली में मटका रखकर और वहाँ जाकर भाजपा का मटका वहाँ बचाना चाहिए हरियाणा में, क्योंकि हो भी सकता है कि दिल्ली के चुनाव से पहले ही जो है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए हरियाणा में। इधर दिल्ली में बीजेपी को 27 साल बाद जीत दिलाने की कोशिश में लगे हैं और वहाँ कई सालों बाद वहाँ जब बीजेपी की सरकार बनी तो वही चली जाए, ये भी हो सकता है जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये मान के चलिएगा कि नायब सिंह सैनी की दिल्ली में तो प्रचार खत्म हो गया है, अब हाईकमान उनसे कह देगा कि भाई जाइए और हरियाणा संभालिएगा, क्योंकि हरियाणा में स्थितियां लगातार कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। अभी तो अनिल विज का तो सीधा सीधा खुल के सामने आ गया है कि वो बगावत का रास्ता एक तरीके से उन्होंने तय कर लिया है कि भाई हमको क्या करना है, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया। उनके बयानों से लग रहा है कि वो कभी भी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आए और उनको खुश करने के लिए एक के बाद एक ट्रांसफर किए गए। अब अनिल विज का भी कहना है कि अब हम फोन लगाते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा था। 100 दिन से हमारी सरकार में ऐसा हम कोई काम के लिए बोलते थे तो नहीं होता था। अब यदि कहीं बैठक लेने के लिए जाते हैं तो सभी अधिकारी भी उपस्थित हो जाते हैं, नहीं तो उनकी बैठक में अधिकारी तक नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अनिल विज के बयान आ रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा मंत्री पद ले लेंगे, हमारी गाड़ी ले लेंगे, उससे एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब वो जिस रास्ते पर चल चुके हैं उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अब अगर इसमें राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हो जाते हैं तो फिर ये मान के चलिएगा कि ये सरकार फिर तो बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 9 विधायक राव इंद्रजीत के साथ में और यदि 1 दर्जन इस तरीके से संख्या 20 से ऊपर हो जाएगी, जबकि सिर्फ 3 विधायक यदि पाला बदल जाते हैं तो 3 विधायक में यहाँ पूरा गेम ही बदल जाएगा। तो इसलिए अब बीजेपी की पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो अनिल विज हैं उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है वो शख्स सीधा सीधा सीएम पद ही मांग रहा है। तो आप क्या नायब सिंह सैनी को सीएम पद से हटाएंगे, अनिल विज को सीएम बनाएंगे? तो ये सब चीजें आप देखनी पड़ेंगी, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली का चुनाव रिजल्ट आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में तो इन्हें सत्ता ना मिले, हरियाणा की सत्ता हाथ से फिसल जाए, जो मिली हुई है वो भी चली जाए, और दूसरी ओर वो सत्ता ऐसे जाएगी कि पिछले 10 साल में जो एक मशहूर एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो माहिर है ऑपरेशन लोटस में, तो अब ये रिवर्स ऑपरेशन लोटस की स्थिति कहीं ना बन जाए। हाँ, रिवर्स ऑपरेशन लोटस की स्थिति बन रही है हरियाणा में, और लग ये रहा है समीर जी कि इस बजट सत्र जो चल रहा है लोकसभा का, इसमें ही जो है हरियाणा निपट जाएगा। तो पूरा ध्यान जो है वो अभी तक ये था कि चलो नीतीश कुमार को खुश कर लिया जाए दिल्ली बचाने के लिए, लेकिन दिल्ली बचाने के लिए नीतीश कुमार को तो खुश कर दिया बजट में। अब नीतीश कुमार खुश हुए कि नहीं हुए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो खुश हुए नीतीश कुमार। लेकिन जो हरियाणा में हो रहा है, तो ये हरियाणा में आई हुई सरकार जो है ये हाथ से ना चली जाए, क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी भी लगाए, जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री रह लिए हैं, तो अब वो जाकर 12वीं के बाद इंटर क्या उनका भी हो जाएगा कि वो भी अब जो है मंत्री बन जाएंगे, अनिल विज जो मुख्यमंत्री बने और वो मंत्री बन जाएं।
ऐसा हो जाएगा क्या? तो अगर उनका भी वो भी तैयार है 12वीं के बाद इंटर करने के लिए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अनिल विज अपने पे अड़ गए हैं और उनके साथ विधायक हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी अगर उनका साथ दे रहे हैं कि चलो ठीक है पहले एक कांटा निकाला जाए नायब सिंह सैनी के नाम का, ये कांटा निकल जाएगा तो बाद में अनिल विज से भी निपट लिया जाएगा। तो अगर ये समीकरण बन गया समीर जी तो हरियाणा की सरकार गई फिर। लेकिन एक चीज है, नायब सिंह सैनी बनेंगे। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले ही जब सारे जो एग्जिट पोल्स थे और जो तमाम लोगों के विश्लेषण थे वो बता रहे थे कि हरियाणा में स्पष्ट तौर पर बीजेपी जो है वो सरकार नहीं बनाने जा रही है। लेकिन उस समय जब नायब सिंह सैनी ने कहा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि सारा इंतजाम हो गया है, और उसके बाद जब चुनाव उनके पक्ष में आए तो ये कहा गया कि ये तो बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, इनको पहले से ही पता था कि कैसे इंतजाम हो गया है। तो वो इंतजाम क्या अब नायब सिंह सैनी अपना नहीं कर रहे होंगे? और माना यह जा रहा है कि दिल्ली भी जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं तो यहां भी शायद वो इंतजाम करने में ही लगे हों। नहीं, यहाँ इंतजाम करने में लगे होंगे तो इंतजाम वो नायब सिंह सैनी ने थोड़ी किया था, वो इंतजाम तो राजीव कुमार ने किया था, यही आरोप लग रहा है। और कल जो कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई है ईगल करके, तो उसका काम ही भी यही है कि जो मैनेजमेंट राजीव कुमार करते हैं उस मैनेजमेंट को रोका जाए और उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी बखिया उधेड़ी जाए, उसके लिए कमेटी बनी है। तो वो नायब सिंह सैनी का काम नहीं था, लेकिन ये था कि नायब सिंह सैनी को मालूम पड़ गया था कि राजीव कुमार जी मामला सेट कर चुके हैं, ये है। तो अब वो दिल्ली में आए हैं तो वो सिरपा का मटका लाद कर घूम रहे हैं समीर जी। तो इसका मतलब है कि इंतजाम अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, चूंकि अरविंद केजरीवाल भी उसी पाठशाला से आते हैं जिस पाठशाला से नरेंद्र मोदी आए हैं, तो वो कितना इंतजाम होगा। चूंकि वो पहली आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख चुके हैं अरविंद केजरीवाल कि भाई आप इनके साथ क्यों खड़े हुए, मोदी के साथ मेरे साथ खड़े क्यों नहीं होते। तो ये इसका मतलब आरएसएस अगर अरविंद केजरीवाल के साथ भी है तो फिर मोदी के साथ नहीं रहेगा, तो फिर वो राजीव कुमार भी इंतजाम नहीं करेंगे। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें अंतर्द्वंद्व उनके हैं, लेकिन एक चीज़ साफ है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत खतरे में है और वो किसी भी समय टूट सकती है। कम से कम नायब सिंह सैनी का जाना जो है वो तय समझा जा रहा है, चूंकि अनिल विज एकदम पक्के पे अड़ गए हैं, बशर्ते कि अमित शाह फिर उनको कुछ ज्ञान ना दे दें। जी बिल्कुल, तो हरियाणा की सरकार खतरे में दिख रही है। और अविनाश, ये जो आप सारी जो पूरा क्रोनोलॉजी आप बता रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? चूंकि राव इंद्रजीत के 9 विधायक तो इंटैक्ट हैं, उनके साथ बिल्कुल सही बात है, नाराजगी उनकी अभी इतनी सतह पर नहीं आई है, लेकिन सरकार बनने के दौरान जिस तरह से दिखाई पड़ रही थी और फिर से रिपीट कर दिया गया नायब सिंह सैनी का, उनकी कोई मांग नहीं मानी गई, तो इससे साफ है कि वो खुश तो नहीं है। लेकिन अगर विधायकों की देखा जाए तो क्या लगता है कि अनिल विज के साथ लगभग कौन से विधायक होंगे, कितने विधायक होंगे, और कुछ ऐसे विधायक क्या उनके नाम सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि वो अनिल विज के पूरी तरह से वो समर्थन में? नहीं, अनिल विज ने अभी अपने पत्ते पूरे नहीं खोले हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, ये चीज अनिल विज को ही मालूम है कि उनके पास में ये अंतिम मौका है। अगली बार जब चुनाव होगा तो बीजेपी से उनको टिकट भी नहीं मिलना है, विधानसभा का उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा। इस बार भी नहीं मिल रहा था। इस बार भी ये कहा गया था कि आरएसएस की तरफ से, बीजेपी से ये कहा गया कि भाई जितने भी आपके बड़े नेता हैं आप उनको रिपीट कीजिएगा, टिकट दीजिएगा, क्योंकि इस बार जीत बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। यदि कोई भी बड़ा नेता चुनाव जीतने की स्थिति में, तो आप उसके टिकट पर रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। और उसी रिस्क फैक्टर के चक्कर में अनिल विज को टिकट मिल गया था, नहीं तो इनका टिकट तो कट चुका था। अनिल विज के समर्थक ही बोल रहे थे कि इस बार टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब इस बार टिकट 2024 में तो मिल गया, लेकिन 29 में क्या टिकट मिलेगा? तो ये बात अनिल विज को ही मालूम है। दूसरी बात ये है कि वो वैसे ही 72 साल के हो चुके हैं, तो अब उन्हें यह भी दिख रहा है कि एज फैक्टर भी उनके साथ में आएगा कि 75 साल के बाद तो वैसे भी कुछ अपवाद होते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन इस बार तो मिल गया, अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो जब बीजेपी उन्हें टिकट देने वाली ही नहीं है, बीजेपी के अंदर उनकी राजनीति वैसे भी 3 साल बाद खत्म होने वाली है, तो अब इसलिए वो सोच रहे हैं कि अब खुलकर खेल लिया जाए कि भाई सीएम बनना है या नहीं बनना है। सीएम बनना है तो इसी मौके पर बनना है, और नहीं तो जाहिर सी बात है राजनीति तो उनका करियर एक तरीके से खत्म तरफ चली दिया है। तो इसीलिए उनकी डिमांड मानी भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार हमलावर तेवर दिखाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले, उसके बाद ही वो कुछ अपना अगला स्टेप उठाएंगे। और लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी तो दिल्ली चुनाव चल रहा है, तो इसलिए बीजेपी हाईकमान जो पूरा है वो पूरा दिल्ली में ही इस समय जुटा हुआ है, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में जब अमित शाह पहुंचेंगे, भाई अनिल विज से उनकी बात होगी, अनिल विज को दिल्ली बुलाया जाएगा, उसके बाद ये सब चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से अब बयान दे रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब समझौता करने की स्थिति में हम नहीं है।
है। बिल्कुल, और जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि कोई एक्शन ले, उनके ऊपर पार्टी कोई एक्शन ले, तो इतनी जो बिल्कुल मार्जिनल मेजॉरिटी है उसमें ले भी नहीं सकती। और दूसरी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब उतना मजबूत नहीं रहा कि अब कोई भी वो फैसला ले लेगा और आंख मूंद कर सब लोग उसको मान लेंगे। जैसे कि तैयारी थी कि अनिल विज बनेंगे या एक दो नाम उस समय और भी चल रहे थे, लेकिन फोन गया तो पता चला कि नहीं, मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, जिनको उस समय तक कोई हरियाणा की राजनीति में इतने जाने पहचाने नाम वो नहीं थे, कम से कम इन लोगों की तुलना में। हाँ बिल्कुल, आप एक साल पहले ही देख लीजिएगा, 2023 में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश का होता है, छत्तीसगढ़ का होता है, राजस्थान का होता है। सीएम पद के दावेदार कौन लोग थे? मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम में वो रहे हैं, लेकिन और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को जबरदस्त जीत भी दिलाई। वो जीत मिली थी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, लेकिन जब सीएम पद का फैसला हुआ तो पता चला कि मोहन यादव सीएम बनेंगे, उनके नाम की पर्ची खुल गई। शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं बोल पाए। उसी तरीके से राजस्थान में हमने देखा, वसुंधरा राजे की जगह आपने भजन लाल को बना दिया। तो आपने हर जगह दिल्ली से तय हुआ और उसको फिर विधायक दल ने उस पर मोहर लगा दी। कितना भी बड़ा लोकल लीडर रहा हो, बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से स्थितियां पूरी तरीके से बदल गई। अब लोकसभा चुनाव के बाद तो एक आम आदमी ही बोल देता था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम यही बनेगा। केंद्र में इतनी ताकत नहीं है कि उसके नाम को काट सके। हरियाणा में सभी को पता था सरकार बनेगी तो नायब सिंह सैनी बनेंगे। महाराष्ट्र के बारे में तो ये चल रहा था कि शायद पर्ची खुले, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि फडणवीस को हिलाना आसान नहीं है, कि पूरा मैनेजमेंट में फडणवीस के अंडर में ही काम कर रहा है। और हुआ भी वही, बाद में फडणवीस को ही बनाना पड़ा। जबकि ये कहा जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी विनोद तावड़े को चाहते हैं कि भाई तावड़े वहाँ सीएम बन जाए। सीएम नहीं बने, फिर उनके बाद चला के भाई उनको शायद कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष भी बना दे। लेकिन अब बीजेपी के अंदर बीजेपी जो हाईकमान है उसकी उतनी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो उस तरीके के फैसले नहीं ले पा रहे हैं कि भाई जो सोच लिया, यदि किसी से कह दिया कि भाई आप सीएम को इस्तीफा देना है, तो सीएम का पता चलता कि खबर तो ये चलती थी कि सीएम मिलने के लिए जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है, तो पता चलता था वो शायद किसी विधेयक पर या किसी चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन जब लौटते थे तो पता चला कि भाई उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे खबर मिलाकर की जो एक मनमाने तरीके से पार्टी फैसला ले लेती थी कि और कानों कान किसी को खबर नहीं होती थी, और उस फैसला किस आधार पर लिया जा रहा है वो भी किसी को नहीं पता होता था। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है, सारी स्थितियां बदल गई। जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकार पहले किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज उसकी होती थी और अब किस तरह से है, तो यही अब चीजें दूसरे राज्यों के नेतृत्व में भी दिखाई पड़ रही हैं। और हरियाणा में अब जिस तरह से बगावत का बिगुल बजता दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो सरकार वहां खतरे में दिखाई पड़ रही है। अब महाराष्ट्र और बिहार के बाद हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार एक तरह से बड़े खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पर हरियाणा में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, जो राजनीतिक डेवलपमेंट है, उस पर हमारी नजर रहेगी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।